अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिफ राठौर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुनहरे लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियात से करवाते हैं जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में, अपने अपने शोबों में अपने अपने फ़राइज़ को बखूबी अंजाम देते हुए ऐसा नाम कमाया जो किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है। आज भी हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनके बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इंसानियत की खिदमत और फ़लाह बहबूद के लिए दुनिया में जो काम इन्होंने किया शायद ही किसी ने किया हो। द वन एंड ओनली, मैं आपकी मुलाकात करवाना चाह रहा हूँ आज जनाब अब्दुल सत्तार ईदी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। शुक्रिया। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक। तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे लिए आज बहुत खुशी की बात है कि आज आप हमारे सामने हैं, क्योंकि हम काफ़ी शख्सियात से इस प्रोग्राम में मुलाकात कर चुके हैं, उनसे बातचीत कर चुके हैं। और सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी पैदाइश कहाँ की है, कहाँ पैदा हुए थे आप? मैं इंडिया जूनागढ़ के पास एक बाटवा करके था, वहाँ पैदा हुआ हूँ। वहाँ मेरी पैदाइश। इंडिया। इंडिया। कौन से सन की बात कर रहे हैं आप? सन कौन सा था? सन 1922 था। 1922। फिर इंडिया से आप मूव करके किस सन में यहाँ पे आए? बस पाकिस्तान डिक्लेयर हुआ, छठे दिन मैं इंडिया आ गया। अच्छा। पाकिस्तान आ गया। अच्छा। और पाकिस्तान में आकर काम शुरू किया। तो क्या एज होगी आपकी इस वक्त जब पाकिस्तान आप आए थे? मेरे ख्याल में कोई बिल्कुल यंग होंगे आप। बिल्कुल यंग था। माँ बाप की ट्रेनिंग अच्छी थी। माँ बाप हमेशा जुल्म के खिलाफ थे और जुल्म के खिलाफ लड़ते भी रहते थे। तो उनके असरात मेरे पर बहुत आए। अच्छा। मुझे भी समझ पड़ी कि जुल्म क्या है, इंसानियत क्या है। तो जब आप इंडिया में पैदा हुए, इंडिया से आप फिर पाकिस्तान मूव हुए, जो इंडिया और इंडिया में जो आपका टाइम पीरियड है इंडिया में रहने का, तो स्टडीज़ वगैरह सारी आपने वहीं से? मैं तालीम नहीं लिया। अच्छा, आपने तालीम नहीं लिया है? स्कूल में बस ये कुछ ऐसे ही थोड़ी टाइम गया, और वो भी एक गुजराती लैंग्वेज। ऐसी कोई ख़ास वजह थी या पर्सनली आप खुद से पढ़ना ही नहीं चाहते थे? मुझे दिलचस्पी ही नहीं थी तालीम से। अच्छा। बस एक शौक ही नहीं था, इसकी वजह से तालीम नहीं ली। तो बचपन में किन कामों में आपका दिल बहुत ज़्यादा लगता था? तालीम से ऐसा आपको? किसी का भलाई नहीं। अच्छा। प्रैक्टिकल किसी की भलाई, उसके लिए कोई तालीम की जरूरत नहीं है, कोई हुनर की जरूरत नहीं है। मैं पूरी तौर पे इस काम में करता था, कोई भी। और मैंने कायदे आज़म से भी मुलाकात की। अच्छा, माशाल्लाह। गांधी से भी मुलाकात की, बादशाह खान से भी मुलाकात की, जो दुनिया में। कायदे आज़म से मुलाकात कैसे हुई आप? किस जगह पे, किस तरह? कायदे आज़म हमारे गांव में आए थे। अच्छा। मुस्लिम लीग की तहरीक में हाँ। उसी वक्त मेरी मुलाकात हुई थी। इसी तरह गांधी पोरबंदर में आए थे, तो मैं वहाँ इनसे मिलने गया था, क्योंकि उसके सादगी के ऊपर मुझे दिलचस्पी थी। वो बहुत सादे रहते थे। इसी तरह बादशाह खान का नाम सुनता रहता था। इनकी भी तहरीक अच्छी थी। ये एक नजरियाती बंदे थे और उसूल से काम करते थे, वो जुल्म के खिलाफ थे, कोई न कोई एंगल से। बादशाह खान की ये हिस्ट्री। अच्छा, ये अब्दुल सत्तार ईदी आपके इदारे का नाम है? इससे पहले सिर्फ अब्दुल सत्तार था। ये ईदी जो आपके नाम के साथ जुड़ा, ये कौन से सन की बात है? ये मेरा कबीला। ये आपका कबीला है? कबीला है, और पहले से ही ईदी कबीला। तो आपके नाम के साथ ये अब्दुल सत्तार ईदी जुड़ा हुआ है? जोड़ा हुआ है। तो अब्दुल सत्तार ईदी जब इस
इस फील्ड के अंदर आया, जो आपकी फील्ड है, जो आप एक इंसानियती खिदमत, जो कि हमारे व्यूवर्स का दुनिया जानती है, जो आपने काम किए हैं और जो कुछ आप करते आ रहे हैं अब तक, ये काम शुरू कब से किया? नीयत तो थी, दिल में तो था, एक जज्बा था, और बाकायदा इसका कब आगाज़ हुआ? बाकायदा आगाज़ सन 1900 तकरीबन 58 में हमने शुरू किया। 58 पाकिस्तान में आने के साथ बिरादरों की जमात में 2-3 इधर उधर धक्के खाए, लेकिन कोई स्कोप नज़र नहीं आ रहा था, तकसीम नज़र आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि मैं मेरे ही पर्सनल नाम से क्यों मैं एक इदारा ना बना लूँ। आज दिन तक खाली डिक्लेरेशन है, रजिस्टर नहीं है, ना वेलफेयर में रजिस्टर है। अच्छा, रजिस्टर नहीं है, बस ये डिक्लेरेशन है, कोर्ट में जाके 2 पत्ते बना के कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, ये एक डिक्लेरेशन है। और ये डिक्लेरेशन की बुनियाद पे अभी तक ये फाउंडेशन चला रहा हूँ। तो जब आप पाकिस्तान आने के बाद ये सब आपने फाउंडेशन स्टार्ट की अपनी, 1958 आप बता रहे हैं, और मेरे ख्याल में 47-48 में आप पाकिस्तान आए होंगे, तो आपके पेरेंट्स आपके साथ सब, आप पूरी फैमिली मूव होके यहाँ पे? पूरी फैमिली चले आई थी। तो आपके जो पेरेंट्स थे, आपके जो फादर थे, आप उनका कोई ना कोई एम तो होगा कि आपको ये बनना है, ये करना है, वो तो क्या वो आपके साथ थे इस चीज़ में? मेरे साथ में ही थे। अच्छा, मेरे वालिद साहब भी, मेरी अम्मी, मदर, ये पूरी साथ में थे। अच्छा। और हमेशा नसीहत करा करती थी कि जंग दुनिया में मजलूम और जालिम की है, तुम काम करो लेकिन किसी जालिम के पास चंदा मांगने नहीं जाओ। चंदे की तुम्हें ज़रूरत पड़े, तुम फुटपाथ पे खड़ा रहकर फन तहरीक चला लो। ये पहले से ही तुम आदत रखोगे तो तुम हमारी ज़िंदगी, लंबी ज़िंदगी बसर कर सकोगे। फाउंडेशन में किसी को मेंबर नहीं बनाना। अच्छा, डिक्लेरेशन आज भी मैं और मेरी फैमिली है, हम बाहर के कोई बंदों नहीं, बस फैमिली फाउंडेशन समझो। तो मुझे ये बताइए कि आप जब आपके पेरेंट्स ने आपका साथ दिया, अब्बू अम्मी सब, और फैमिली में और भी लोग थे, जब आपने ये फाउंडेशन स्टार्ट की तो आपको जाहिर सी बात है बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। एक आदमी, 2 आदमी, एक पूरी? नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं। अच्छा, क्या अल्लाह की खूबी थी कि मुझे कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं हुई। तो इसे स्टार्ट कैसे किया? स्टार्ट मेरे पास तो कुछ था नहीं, हाँ, मैं फुटपाथ पे खड़ा रहकर डोनेशन किया। साथों साथ एक बीमारी कराची में आई, फ्लू की। कौन सी? फ्लू। अच्छा, फ्लू जो है, ये पहली बीमारी। मैंने कराची में टेंट लगाकर छोटे छोटे डॉक्टरों को लेकर आया डॉ मेडिकल कॉलेज से, उनको बिठाकर इलाज शुरू कर दिया। इसमें बड़े इलाज की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। मेडिसिन कंपनी वालों से मंगा लिया, उन्होंने आपको सपोर्ट कर दी, दे दी मेडिसिन, नहीं दी, या फिर कोई प्रॉब्लम हुआ? पेमेंट करूँगा आखिरी में। तो फिर सारा मेरा काम चालू रहा। 13 सेंटर कराची में हमने खोले। फिर पब्लिक के दिल में खुद हुआ कि हम इनकी क्यों मदद ना करें। तो पब्लिक मुझे डोनेशन देने लगी। डोनेशन तकरीबन 40,000 हो गया, और खर्च जब मैंने इसको क्लोज किया, ख़त्म हुआ, तो 13,000 खर्चा हुआ, बाकी बच गया। और मुझे लगाना था वेलफेयर में ही। मुझे एम्बुलेंस का बड़ा शौक़ था। मैं सेंट जॉन, रेड क्रॉस में जाया करता था, वहाँ दोस्ती करता था। आखिर मैंने भी एक गाड़ी पुरानी लेकर उसको एम्बुलेंस बनाया। खुद ड्राइविंग सीखी इस पे। 24 घंटे यहाँ दरवाजे के पास बैठा रहता था, सोता भी था। टेलीफोन था मेरा 225-225, उसी वक्त फोन आए। पूरी तौर पे हम
वहाँ चले जाता था, कहीं भी कुछ हो। अच्छा, तो उस वक्त और कितने इदारे ये काम कर रहे थे? ईदी तो नहीं, कोई नहीं था, कोई उस नहीं वक्त कोई ऐसा था। सेंट जॉन और रेड क्रॉस थी, अच्छा लेकिन इतने पैमाने पे उनकी नहीं थी। नहीं थी। जी हाँ, काम करते थे इंसानी नाते, लेकिन मैंने तो काम को बढ़ाता गया। एक एम्बुलेंस आपने बनाई, खुद ही उसे 2 बनी, 3 बनी, बनती गई, आगे सेंटर खोलता गया। आज 2000 एम्बुलेंस है। सबसे पहला सेंटर आपने कौन सा खोला था? एम्बुलेंस का एम्बुलेंस का वो कौन सा? यही सेंटर था या कहीं और था? नहीं, यही सेंटर यहाँ से। यही सबसे पहला था। आज माशाल्लाह कितने सेंटर हैं आपके? 360 सेंटर है पाकिस्तान। 360 है पाकिस्तान में। आज स्वात में बम फटा तो पहले इतला हमें आई सेंटरों के जरिए, वहाँ मेरी 6 एम्बुलेंसें चल रही। तो कहीं भी मुल्क में होता है तो तकरीबन पहली इत्तला हमें आती है। आपने तो इसकी कैटेगरीज आपके जो काम जितने भी फिलहाल काम होते हैं और जो आपके एम्बुलेंस सर्विस है आपकी काफ़ी सारी सर्विसेज हैं आप तो। फिर इसके बाद मैयतों की है, कफन दफन, डिस्पेंसरी खोलना। पहले एम्बुलेंस के साथों साथ डिस्पेंसरी खोली, डॉक्टर को बिठाया, 4 आने उसी वक्त लेते थे, अब तो फ्री चल रही है। चारा ने पेशेंट से लेते थे? अच्छा, और डॉक्टर को क्या फीस देते थे? डॉक्टर को तनख्वाहें देते थे। तनख्वाहों पर रखा हुआ है। और आज वो फ्री हो चुका है? आज बिल्कुल फ्री है माशाल्लाह। और आवाम खुद ही आकर चंदा देती है सब जगह पे, और काम चल रहा है। मैंगोरा स्वात में वहाँ अभी कोई ऑपरेशन हो रहा है अभी? जी हाँ। ऑपरेशन हुआ है जहाँ पे? वहाँ मैं गया, वहाँ इनको बसाया, और अभी थोड़े दिन पहले कोई एक पठान आकर 5 लाख का डोनेशन देकर गया। देकर गया माशाल्लाह। पठानों में आदत कम है, लेकिन अब इनमें भी एक आदत बढ़ गई, वैसे पूरी ये बढ़ती जा रही है, वो बढ़ती जा अच्छी रही बात है। है। और मैं यही चाहता हूँ कि अवेयरनेस भी साथों साथ करूँ कि देने वाली कौमें बने, तो ये वेलफेयर का काम बहुत आगे बढ़ सकता है और इंसानों में एक हमदर्दी का मादा भी पैदा होता है। अच्छा, आपकी एक वो कुर्बानी के हिसाब से और उसके अलावा वो आपने एक उस दारुस्सूकून टाइप का, जैसे एक दारुस्सूकून हमारा इदारा चल रहा है, वो तो एक वो तो आपसे कोई कंसर्न नहीं, लेकिन आपने अपने यहाँ इस तरह के वो बनाए हुए हैं जो अब गरीब लोगों को सहारा देते हैं। बहुत से ऐसे मैंने खुद पर्सनली जाके देखा आपके मेरे ख्याल में सुराब बूट वाला सेंटर है, कोई एक सेंटर मैंने देखा हुआ जहाँ पे कराची में 14 है, 14 सेंटर हैं। सारे मुल्क में 17 है, कोई भी आकर दाखिल हो जा सकता है, मना नहीं। कभी ऐसा हुआ कि कोई वहाँ से वापस गया हो, कोई किसी का जानने वाला से? नहीं, चले भी जाते हैं जब ठीक ठाक हो जाए, हाँ। इनको ना मजा आए तो फिर हम छुट्टी भी दे देते हैं। अच्छा। कोई जेल नहीं है। जी हाँ। और और मैनेजमेंट वहाँ सारे काम जो दाखिल हैं स्टाफ नहीं है, ये खुद ही करते हैं। अच्छा। इनमें से जो एक तबका है इनको तैयार किया गया है और यही इनको खाना पीना बल्कि पकाने तलक ये करते हैं। मैं बताऊं कि रोज़ के 200 बकरे कटते हैं हमारे, माशाल्लाह। लोग दे जाते हैं, और इनको गोश्त सिविल अस्पताल को भी देता हूँ, ओजा सैनिटरियम को भी देता हूँ, इसी तरह सब जगह गोश्त भी देता हूँ। अच्छा, माज़रत के साथ हमें इशारा हुआ ब्रेक का। नाजरीन, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी तो नाजरीन, बात हो रही है हमारी जनाब अब्दुल सत्तार ईदी साहब से। जी तो जनाब, हमने डिस्कस किया आपके सेंटर्स पे, आपकी उन तमाम एक्टिविटीज़ पे जो आप बड़े पॉजिटिवली वे में कर रहे हैं। तो हम ये पूछना चाहेंगे आपसे इस वक्त कि दुनिया में आपने माशाल्लाह
पाकिस्तान से बाहर भी काफ़ी काम किया और इंटरनेशनल लोग आपको जानते हैं, पूरी दुनिया आपको जानती है, आपके काम से वाकिफ़ है, आपके तमाम चीज़ों से जो आप करते हुए आ रहे हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ इस वक्त कि आपने पाकिस्तान से बाहर भी कई सेंटर्स बनाए हैं? तकरीबन 17 सेंटर तो मेरे बाहर हैं। कौन कौन से कंट्रीज में? जापान, जी। ये जर्मनी, फ्रांस, इटाली और यूके, यूएसए, इसी तरह 17 सेंटर मेरे बाहर हैं। वहाँ भी इसी तरह काम हो रहा है जिस तरह आप यहाँ पाकिस्तान में कर रहे हैं? वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम्स वगैरह तो नहीं होती? नहीं, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, मेरी एक आदत है, काम तो सबके लिए करना है, जी। इंसानी की थ्योरी है, लेकिन डोनेशन में सिर्फ पाकिस्तानियों से मांगता हूँ। डोनेशन में आपको सिर्फ पाकिस्तानियों से, मांगते हैं, बाकी किसी से। लेकिन वहाँ ऐसा तो होता होगा ना कि आपने वहाँ सेंटर्स बनाए हुए हैं और ज़ाहिर है आप वहाँ काम कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपको फंड्स रिक्वायर्ड होंगे, चाहिए होते हैं फ़ंड भी काम करने के नहीं, लिए। पाकिस्तानी दे देते हैं। वहाँ पाकिस्तानी होते हैं? दुनिया भर में पाकिस्तानियों के सिवा मैं किसी से नहीं लेता, स्टेट से नहीं लेता, कोई भी गवर्नमेंट से मैं डोनेशन नहीं लेता, मैं ग्रांट लेता हूँ। इसकी कोई ख़ास वजह है कि आपने मतलब? नहीं, कौम को तैयार करना है कि कौम क्यों ना दे, जब इनका काम है, इनको ज़रूरी है, तो ये कौम क्यों अपने लिए इसमें जज्बा पैदा ना करें, और जज्बा पैदा करके ये अच्छी तरह से फंड दें, और फंड देते हैं, बराबर कौम दे रही है। जब मुझे बहुत ज़रूरत पड़ती है तो मैं फंड रेजिंग पे रैली निकाल लेता हूँ, लोग दे देते हैं, और मुझे ज़्यादातर गरीब तबका बहुत देता है। अच्छा, मेहनत कश गरीब ये बहुत दे देता है। यानी जो अमीर तबका है वो थोड़ा सा कम है। कहीं दूसरे जरिए से भेज देता होगा, लेकिन जब मैं फंड रेजिंग के लिए खड़ा होता हूँ कहीं, तो वहाँ मुझे ये रिक्शे ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी के अंदर कोई मालदार बैठा है तो वो नहीं चंदा देगा, टैक्सी ड्राइवर देगा। इसी तरह से मैंने एक कौम में जज्बा पैदा करने के लिए शऊर पैदा किया। आपने अपनी मूव से, अपने चलने फिरने के अंदाज से, अपने रहन सहन से, अपनी ही तमाम एक्टिविटी से आप मेरे ख्याल में एक मुकम्मल सादगी का मुजस्मा है, जो एक और बहुत सारी चीज़ों का मजमुआ भी हैं। मैं समझता हूँ कि इतनी माशाल्लाह मशहूर, इतनी फेम शख्सियत, जो जिसका नाम, जिसकी शक्ल मतलब पूरी दुनिया, मतलब बेशतर जो लोग हैं वो आपको बाय नेम बाय फेस जानते हैं, और एक मशहूर शख्सियत हैं आप। तो आप किसी भी तरह कहीं भी इसी तरह निकल जाते हैं और बाहर बैठ जाते हैं, और लोग आपको जाहिर सी बात है देखते हैं तो आपके इर्द गिर्द जमा भी हो जाते होंगे, और आप जो बात अभी अब तो ये पोजीशन हो गई है, ऐसे भी मैं जा रहा हूँगा तो मुझे रास्ते में लोग हाथ मिलाते मिलाते 500 की नोट, 1000 की नोट पकड़ाते। अच्छा, ये भी अब तो होने लगा है। आप तो माशाल्लाह चलते फिरते एक वो क्या कहते हैं उसे, फंड जमा करने वाली बशीर बन चुके हैं। मेरा तो ये इस वक्त मैं यही सोच रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी बात होती है ये माशाल्लाह। फकीर एक शोर पैदा हुआ है को, हाँ, पंजाब या पठान किसी को डोनेशन ना दे, ना दे, लेकिन बस ईदी को देना है, मुझे दे देते। ये बहुत बड़ी बात है। और आपको मेरे ख्याल में कौमों को तैयार किया। हाँ, और इसी तरह मैंने बलूचिस्तान में हर दहशतगर्द हर बंदे को मारता है, सबको, लेकिन मेरे सेंटर को नहीं छेड़ेगा, बहुत बड़ी बात है और माशाल्लाह। मेरे बंदों को इस वक्त की जो करंट सिचुएशन चल रही है, जो हालात हमारे मुल्क को दरपेश हैं, ओवरऑल दुनिया में भी बहुत सारे मसाइल पैदा हो चुके हैं, लेकिन हम अपनी कंट्री की बात करते हैं तो हम इस वक्त बहुत सारे माशी, इक़्तिसादी और तरह तरह की परेशानियों में घिरे हुए हैं। जंग हमारे यहाँ हुई भी है, अंदर भी दुश्मन, बाहर भी दुश्मन, और हमें एक चारों तरफ खौफ और उसकी लहर दौड़ रही है, जो आप देख रहे हैं, और खुद का हमारी पैदा की हुई गुर्बत है। तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में, क्योंकि आपका काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि काम आपका इस तरह का है, आपकी एम्बुलेंसेस, ऐसे वाक़यात भी हुए कि जिसमें आपको टारगेट, आपकी चीज़ें, मतलब यकीनन आपको ही टारगेट नहीं किया होगा, लेकिन आप निशाना भी बने उन चीज़ों का। और मैं पढ़ता रहा अखबारों में, टीवी पे देखता भी रहा कि आपके कुछ वाक़यात में आपके ड्राइवर्स भी, आपकी एम्बुलेंसेस भी। तो किस तरह आप समझते हैं, क्या समझते हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं? ये हमें
नुकसान पहुंचाने की किसी की नीयत नहीं होती, बस इनके वर्क करने में कोई अड़फेट में आ जाता है। अच्छा, मारना होता है जो जख्मी है उसको गाड़ी में उठा लेते हैं, गाड़ी पे फायर कर देते हैं तो ड्राइवर पे अड़फेट में आ जाता है। इनका काज नहीं होता कि हम किसी को यदि को नुकसान पहुंचाएं। कल क्वेटा के अंदर फायरिंग हुई, मैंने अपने बंदे को बोला कि बेटे सब तुम चले तो गए गाड़ी में लेकर, अपना कोट जरूर पहनो यदि वाला। वो भी कहते हैं कि यदि तुम्हारे लोगों को बोलो कि कोट जरूर पहने, जिससे हमें पता चले कि यदि का कार कौन है, हमारे ही सबका बंदा है, इंसानियत को फायदा पहुंचाने वाला है, इनको कोई हम नुकसान ना पहुंचाएं। अभी ड्राइवरों ये क्लार्क तनख्वाह लेकर बैंक में से निकल रहा था, डाकू कहता है कि मुझे पता नहीं था कि ये यदि का बंदा है, न तो हम नहीं लूटते। तो बहुत बड़ी बात है। तो फिर मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई शऊर इस कौम में एक पैदा हुआ ना, हाँ, वो यूँ समझते हैं कि हमारा हमदर्द है ये, इस बंदे को ही नुकसान पहुंचाएंगे तो फिर हमारा हमदर्द कौन रहा, तो कौन रहेगा। अच्छा, मुझे बताइए कि आज से कुछ साल पहले की बात है, मतलब कुछ अर्सा पहले हमने भी देखा वो वक्त हालात बहुत ज़्यादा कराची के भी ख़राब हो गए थे, और 93-94 की बात कर रहा हूँ। उससे कुछ अर्सा पहले, आप तो काम माशाल्लाह काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, तो अब जो कंडीशन पैदा हो गई है और आप समझते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर में इमरजेंसी की कैफियत हो जाती है, आपको फ़ौरन कहीं ना कहीं से हर वक्त मेरे हिसाब से फ़ोन आता रहता होगा कहीं ना कहीं से कि जी साहब ये हो गया, जी साहब वहाँ ये हो गया, और एम्बुलेंस पूरे मुल्क से आता है, पूरे मुल्क से इस वक्त जो है वो एक, फौरन हम उसकी खबर लेते हैं। और ये देख देख के दिल तो बहुत ज़्यादा दहलता होगा। जब और हम हिम्मत ना रखें तो ये काम ना कर सकते, और हिम्मत के साथों साथ खर्चे को भी हम नहीं देखते, क्योंकि मैंने ये देखा है कि मैं 1 लाख खर्च करता हूँ तो थोड़े दिन में 5-10 लाख आ ही जाते हैं। यही बात, नेचुरली फितरत है, यही बात है। अल्लाह ताला काम तो करम है उसका ये, अल्लाह का है। बिल्कुल बेशक बेशक। 13,000 मेरे पास दाखिल है सब मिलाकर, किसी के पास दुनिया में इतना बड़ा होम फॉर होमलेस नहीं है, माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अभी एक रिसेंटली वाक़या भी हुआ जो इस वक्त बड़ा हॉट इशू है, आप इसराइल, आपका इसराइली फ़ौज से आमना सामना, और बड़ा क्या वाक़या था ज़रा बताएं। ये गाज़ा में मैं गया था मिस्र के जगह, अच्छा, मुझे वहाँ जाने की इजाज़त दे दी, कुछ रोका भी, तो वहाँ एक डॉक्टर था, उसने मेरा आर्टिकल वहाँ के अमेरिकन अखबारों में पढ़ लिया था, मुझे फ़ौरन अलाउ कर दिया कि इसको आने दो, इसको कुछ नहीं कहा, इसकी इंक्वायरी भी ना कर, फकीर है इस बंदा का, किसी का भला करना उसका काम। माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है। तो आपने वहाँ स्पेशली आप किसी मकसद के तहत गए थे? गाज़ा जाना था मुझे अच्छा, मदद, गज़ा की पट्टी। मेरे साथ 2 बच्चियाँ भी थी। अच्छा, हमारे पास पाकिस्तानी एम्बेसी का बंदा आया, कैदी साहब बच्चों को पूछता है कि गाज़ा की हालत तो ये, आपको मार दिया जाए तो, बोले कोई फिक्र नहीं, मेरी बच्ची कहती है दोनों, अच्छा, कुबरा और हलीमा, कि हमें मार भी दिया तो हमें कोई पता नहीं, हमें जाना है गाज़ा। आने जाने में तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा? नहीं, कहीं किसी भी कंट्री में आप जाते हैं और फ़ौरन वीज़ा मिल जाते हैं, और बस ये सिक्योरिटी के खातर दुनिया बड़ी चक्कर में चढ़ी हुई है सिक्योरिटी में, उसमें इंक्वायरी में कोई मुल्क में, ज़्यादातर अमेरिका में वो रोक टोक ज़्यादा होती है, इंक्वायरी होती है, क्योंकि अमेरिका की ब्यूरोक्रेसी गंदी से गंदी दुनिया में, इनकी ब्यूरोक्रेसी गंदी। लेकिन मुझे कहीं भी जाऊँ, चले जाऊँ, 73 कंट्री घुमाऊँ माशाल्लाह, लेकिन कहीं मुझे कोई रुका, वीज़ा भी फ़ौरन दे देते हैं। लबनान में था मैं, पाकिस्तान से बाय रोड जा रहा था, सीरिया रास्ते में, शाम कम्युनिस्ट कंट्री, कोई नहीं रोका, फ़ौरन बॉर्डर पे आके इसको जाने दो, हमें निकाल दिया। मतलब आपको हर जगह तरजीह दी गई और आपको एक बड़ा नहीं, प्लस जब पॉइंट आप है। इंसानियत की सोच कर लेते तो दुनिया तुम्हारी हो जाएगी, हमारी हो जाती है। इंसानों से प्यार तो आपको वैसे ही बहुत है, और कोई ऐसी दास्तान दुनिया में जो बहुत आपके बारे में मशहूर रही हो आपको, जिससे ये एहसास हुआ हो कि हाँ
प्यार जो है वो ऐसा बहुत सारी प्यार ही चीज़ों मज़हब की बुनियाद प्यार है, और प्यार नहीं है तो मज़हब ही नहीं। और सबसे बड़ा मज़हब इंसानियत है, प्यार का। कभी किसी ने रास्ते की रुकावट बनने की कोशिश की है, राह में कोई आपके कांटे बिछाने की कोशिश की है? वो चलती ही नहीं है। मैं मुकाबला नहीं करता, बहुत झटके आते रहते हैं लेकिन मैं मुकाबला नहीं करता। लालची नहीं हूँ, फन के लिए पीछे घूमता नहीं हूँ मैं। सेल्फ मुझे पता है कि मैं खड़ा रहकर फुटपाथ पर डोनेशन कर लूँगा। ये किसी में ताकत ही नहीं है, अल्लाह ने मुझे एक ताकत दे दी है कि लाहौर की फुटपाथ पे खड़ा रह जाऊँ तो एक दिन में सुबह से शाम में 5 करोड़ रुपए जमा कर सकता। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बड़ी बात है। हम तो जानते एक हैं। कौम तैयार हुई है। पेशावर पठान उस इलाके में 1 करोड़ रुपया एक दिन में, मैं और मेरी दोनों बच्चे फुटपाथ पे बैठ कर, तो 1 करोड़ रुपया। बड़ी बात है, बड़ी बात है। आपका तो माशाल्लाह पूरा घराना ही इस काम में इन्वॉल्व है। और घराने से मुझे याद आया, आपको खाने में क्या पसंद है? खाने के अंदर ऐसा मैं बहुत सादगी से खाना खाता हूँ। सुबह एक रोटी होती है दूध में डालकर, अच्छा, बस खा लेता हूँ। कभी आधी कभी एक। मुझे 40 साल से शुगर की बीमारी है। अच्छा, मैं ये सोचता हूँ कि शुगर मेरे से बढ़ती क्यों नहीं। मैं अपनी बीवी को कह रहा था कि रमज़ान तो आ रही है, 11 साल की उम्र से रोजे रखता हूँ, इस साल नहीं रख सकूँगा, ये मुझे बड़ा अफसोस रहेगा। तो मैं शहरी के टाइम पे 5 चमचे शुगर के खा लूँ। शहरी के टाइम पे क्यों? शुगर कंट्रोल में है, सारा दिन मेरा निकल जाए लेवल में, कम ना हो। तो शुगर की आप कोई मेडिसिन वगैरह शुगर की यूज़ करते हैं? नहीं, या बस खाने पीने में परहेज करते हैं? बस खाने पीने। तो सुबह दूध में जब रोटी डाल के खाते हैं, उसके बाद सारा दिन कुछ उसमें खाते भी हैं? चीनी डालता हूँ, हाँ। दूध में चीनी डाल के मीठा करके खाता हूँ। दोपहर में भी कुछ इसी किस्म का हो जाता है? रात और में में सालन और रोटी या आम से रोटी मीठा खाता हूँ। मीठा? आम गोड़ के रस डाल के चावल से मिलाकर, आम के मौसम में आम, वरना सालन मेरी बेटी मुझे भेजती है, मेरे को और मेरी बीवी को, माँ बाप को दोनों को भेजती है, हम उसमें से खाते हैं। खुद भी कभी खाना पकाने का शौक रहा है या भाभी नहीं हमेशा? नहीं है, लेकिन मैंने कभी दिलचस्पी नहीं। चाय तो बना लेते होंगे ये सब? चाय तो चाय की आदत ही नहीं है, चाय को क्या करूँ। मतलब जो चीज़ आसान है उसकी आदत ही नहीं मेरे डाली घर में चाय की आदत ही नहीं। कोई भी नहीं पीता? कोई नहीं। तो लस्सी वगैरह पीते हैं या वो भी? नहीं, दही मंगा कर लस्सी देते हैं बच्चों को ऊपर 40-50 से, हम नहीं पीते, अच्छा। हम नहीं से परहेज करते हैं। और मीठे से तो वैसे ही आप दूर हुए हैं। नहीं, दूर क्या खाना पड़ता है, उल्टे ज़्यादा खाकर शुगर बढ़ानी पड़ती है। उसको बराबर करने के लिए थोड़ा नहीं करेंगे तो समझाएंगे। एक दफ़ा बेहोश हो गया हूँ। अच्छा। जी हाँ, और फिर इसके बाद तो मैं खाता ही रहता हूँ, शुगर साथों साथ ज़्यादा शुगर रखता हूँ। अच्छा, मुझे बताएंगे, इतनी बड़ी मैनेजमेंट माशाल्लाह, इतनी सारी ब्रांचेज हैं पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर दुनिया में भी, और इतना कुछ, ये सब कुछ, ये पूरी मैनेजमेंट संभालता कैसे संभालते हैं आप? मैं हमारी सिस्टम हर 10 रोज में हिसाब भेज देते हैं, इसकी चेकिंग हो जाती है, समरी है, समरियों के मुताबिक अकाउंट है, पूरा चेकिंग हो जाता है, उसके बाद इनको चेक चले जाता है, वहाँ पे अकाउंट है जो इंचार्ज होता है उसके नाम का, और वहाँ का फंड वहाँ से ही खर्च किया जाता है। अब तो तकरीबन सेंटर क्वेटा जैसा भी खड़ा हो गया अपने पैरों पे। ये एक स्पिरिट पैदा हो गई है। अब देखे ना, मैंने कहा नहीं अभी स्वात में बम फटा तो हमारी गाड़ियाँ काम आई, और तो कोई गाड़ी है नहीं, तो पब्लिक के दिलों में जगह हो जाती है। ऐसे मैं पढ़े लिखे लोगों के खिलाफ हूँ। आप पढ़े लिखे लोगों के खिलाफ क्यों हैं ये बताते हैं? पढ़े लिखे लोगों में शऊर ज़्यादा आ जाता है या बेवकूफ़ हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं? नहीं, ये तालीम के बाद नकारे हो जाते हैं, इंसानियत भूल जाते हैं। मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि तालीम हासिल करने के बाद वो वाइट कॉलर हो जाते हैं, सीटों पे बैठ जाते हैं, हिलते नहीं हैं अपनी जगह से, बस एसी ऑन कर देते हैं, और फैशनेबल में यानी बिजनेसमैन बनने के चक्करों में वो बस किसी काम के नहीं रहते। ये थोड़ी सी इनमें खामी पैदा हो जाती है, तो ये मैं कहता भी रहता हूँ। बच्चों को तालीम दिलवाइए या उनको भी नहीं पढ़ाया आपने? नहीं, मेरा बेटा खुद पढ़ा है, पैसे लेते ही। अच्छा। अभी चाइना में है, आज रात को आ रहा है। चाइना पढ़ने गया हुआ या किसी नहीं, काम के मकसद? गाड़ियों का सामान नहीं। अच्छा 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 अच्छा। और चाइना में जब सैलाब आया था तो मैंने $2 लाख भी दिया था।
ये कहते हैं, चाइना वाले कहते हैं हमारी हिस्ट्री में पहला फंड है। सर चाइना पे भी हम 2 मिनट ये ब्रेक के बाद बात करते हैं। नाजरीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है जनाब अब्दुल सत्तार ईदी साहब से। ईदी साहब चाइना पे कुछ डिस्कस कर रहे थे हम। चाइना पे आप गए, चाइना में आपने बताया कि मैं चाइना नहीं गया। बेटा आपका? बेटा मेरा जी चाइना से बहुत मोहब्बत रखता है। वहाँ से गाड़ियाँ भी 450 ली। इसके पार्ट जरूर पड़ती है तो लेने चले जाता है। और चाइना में जब सैलाब आया तो मैंने 2 लाख का चंदा दिया। 2 लाख डॉलर, माशाल्लाह 1 करोड़ रुपए के ऊपर। चाइना बड़ा खुश हुआ और हमारे लिए वीज़ा कि हम खाली पासपोर्ट भेजते हैं ना, फार्म भर वगैरह को, तो हमें फ़ौरन वीज़ा दे देते हैं हमारी फैमिली को। लेकिन जाने में मेरा नवासा या फैसल बदूर जाता है। अब तो ये है कि हमारे फाउंडेशन को फैसल, मेरा बेटा कुतुब, बेटी हैं, अब ये संभाल रहे हैं। बल्कि सैदी और मैं हम तकरीबन रिटायर जैसी ज़िंदगी बसर करते हैं। क्योंकि अभी से हम इनको नहीं सुपुर्द करेंगे तो ये कब तक। और बहुत अच्छी तरह डीलिंग करते हैं, चलाते हैं। अच्छा मुझे बताएंगे वजीरिस्तान के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। आपने काम किया काफ़ी। मेरे काम के दौरान में वजीरिस्तान भी गया, अमन मिशन के तौर पे। सब जगह अमन मिशन की रैली निकालता था, तो वजीरिस्तान में चले गया। अच्छा। टांक में। और टांक इनका गेट है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे तालिबान आए थे और मेरी तकरीर सुनी। मैं इंसानियत के नाते पिछान कराई कि दुनिया में इंसानियत मज़हब नहीं है, इंसानियत नहीं है तो मज़हब नहीं है। आपने सारे तालिबान से? सारे तालिबान खुश हुए जी। रात को मैं प्रेस क्लब में सोया, वहाँ कोई खुलते नहीं है, होटल कोई चीज़ नहीं। अच्छा। फौज आ गई रात को मेरे पास। अच्छा। वहाँ से उठाकर मुझे डेरा इस्माइल खान पहुँचा दिया फौज ने कि यहाँ आपका खतरा है। आपके साथ और कितने लोग थे वहाँ पे? मेरे साथ 3 बच्चियाँ थी, 2 बेटियाँ और ये। लेकिन हमें यह था कि हमें कोई नहीं पकड़ेगा। अच्छा। क्योंकि पठान बस वो हकूक़ के लिए लड़ते हैं। इनका मकसद ये है कि गुर्बत मिटे। गुर्बत हमारी पैदा की हुई चीज़ है, इसको मिटाना। टैक्स चोरी, अल्लाह की ज़कात की चोरी, इस वजह से गुर्बत फैलती है। जब गुर्बत होंगे तो मसाइल सारे पैदा होंगे। डाकू भी बनेंगे, चोर भी बनेंगे, सारी चीज़ें पैदा होंगी। गुर्बत ख़त्म करने के लिए पहला हमें टैक्स चोरी छोड़ना होगा। टैक्स चोरी छोड़ना होगा। टैक्स चोरी और दूसरा सादगी अपनाना होगा। हम लोग टैक्स चोरी करते हैं क्या? हम बहुत टैक्स चोरी। मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान का जो बच्चा है वो पैदा होने पे भी टैक्स दे रहा होता है। यहाँ गरीब का बच्चा है, वो भी, अमीर का तो छोड़ दें आप। ऐसा इधर उधर से घुमा के पैसे खेलते हैं। मुझे तो लगता है हम जो टॉफी खाते हैं आटा नहीं कि उस पर भी टैक्स पे हम पे कर रहे हैं। हम तो हर चीज़ पे कर रहे हैं। वो तरीके से ले लेते हैं। सरमायादार टैक्स नहीं देता, जिनकी फर्ज है वो नहीं दे रहा, वो चोर है। इनको ये पता नहीं है कि ये अपने लिए खूनी इनकलाब पैदा कर रहे हैं, नफरतें पैदा कर रहे हैं, डाकू पैदा कर रहे हैं, तालिबान पैदा कर रहे हैं, खुद ही अपने लिए इनको। अच्छा, ये सब एक चीज़ है जो मेरी आंखों के सामने सब मौजूद है, और वो है ये ईदी अब्दुल सत्तार सवाने हयात, खुली किताब के नाम से। ये नाजरीन को हम दिखाना चाहेंगे, अगर कैमरा थोड़ा सा इसको। ये किताब आपने खुद लिखी है? तेमिना दुरानी ने मेरे पास 4 महीना रुकी। अच्छा। लिखती थी, सब कुछ करा। इसमें आपकी ज़िंदगी के बारे में जो कुछ आपने आज तक किया, पहले दिन से लेकर आखिर हालात भी हैं, ज़िंदगी का भी है, सब पूरा। एक इंसान को सोशल वर्क बनना है, इंसान बनना है तो इसके लिए डायरेक्शन है।
यानी इसे पढ़ने के बाद पहले सफ़े से लेकर आखिरी सफ़े तक अगर हम इसे पूरा पढ़ते हैं और आपसे रिलेटेड जितनी भी मालूमात हैं, जो कुछ भी आपने किए वो तमाम इसे मौजूद है। इसमें तमाम मौजूद। तो वीवर के लिए एक बहुत अच्छा तोहफ़ा ही है, इसे ज़रूर पढ़िएगा आप लोग। मैं भी इसे ज़रूर पढ़ूंगा और जाते हुए लेके भी जाऊंगा आपसे। ये दूसरी चीज़, ये एक बहुत अच्छी बात है कि इसके अंदर हमें बहुत क्या तकरीबन 100% पॉजिटिव चीज़ें हैं जो इसके अंदर मिलेंगी। और अगर किसी की ज़िंदगी की इससे ज़िंदगी में कोई तब्दीली आ जाती है और इंसानियत किसी के अंदर पैदा हो जाती है, और तो बहुत बड़ी बात है। तो इसे कितना अर्सा हो गया, ये भी अब मार्केट में आ चुकी है ये रिलीज? ये तो बहुत 12-14 साल से। अच्छा, तो फिर तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान के हर तीसरे चौथे आदमी ने पढ़ी होगी सिवाय मेरे। बहुत पढ़े, बहुत से लोगों ने। फिलिपिन सेंटर पे मिलती है, सोरागोट में मिलती है, पूरे मुल्क में सेंटरों पे मिलती रहती है। थोड़ा सा मुझे अपनी थोड़ी सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे दें। ये बताएं मुझे कि आपकी शादी किस सन में हुई थी? शादी 53 साल हुए, नहीं 55 साल। इससे आप हिसाब लगाओ के शादी। हिसाब लगाएंगे, हिसाब तो काउंटिंग नहीं रखता मैं। आपने कहा जो हो गया सो हो गया, अब क्या गिनना है? शादी मेरी ज़िंदगी में 3 हुई। पहले 3 शादियाँ की आपने? एक औरत से मैंने शादी की थी, एक बच्ची पैदा की, फिर वो भाग गई। क्यों भाग गई? मर्जी इसकी, कोई गुलाम तो मुझसे मेरे पास बन के नहीं रहेगा। नहीं, आज हमारा हम औरतों को शादी करके गुलाम की हैसियत देती है। हाँ, आपने आज़ाद छोड़ा होगा। फिर दूसरी, ये बच्चे का काम शुरू किया झूलों का, तो इसमें मुझे बिल्किस मिल गई, मेरी खानदान की लड़की है। अच्छा। ये बहुत बच्चों का काम करती थी। मैंने इसको कहा कि बिल्किस हम शादी कर लें। बोले मेरी माँ को बोलो। चलो तुम्हारी माँ से बात करता हूँ। इसके माँ ने बोला आपकी दोनों मर्जी है तो भले आप लोग शादी करो, मुझे कोई इतराज़ात नहीं। शादी बाकायदा सिस्टम के तहत हुई। कपड़े मेरे यही पहने हुए थे। मस्जिद में जाके इमाम साहब को कहा, कपड़े आपने यही पहने हुए थे? अच्छा। इमाम साहब को कहा कि मेरी शादी है, शादी करा दो। फिर इमाम तकरीर करने खड़ा हो गया कि ये क्या किस्सा बन गया। अच्छा। चले, बहरहाल मौलाना अब्दुल जब्बार साहब होते थे, उसने शादी करा दी और बड़ा खुशी का पैगाम दिया कि एक इंसान है, 2 इंसान बनेंगे हमारे माशरे में। अल्लाह ने आज मुझे, मैं और मेरी बीवी, मेरे 2 बेटे, 3 बेटियाँ, इनके औलाद 20 के करीब हम पहुँच गए। अच्छा, माशाल्लाह। और वो जो तीसरी शादी का आप जिक्र करने वाले थे और अचानक आप शायद वो नहीं करा मुझसे। वो क्या वाक़या? वो हाँ, नहीं, बीच में एक शादी की थी, एक फैमिली मेरे पास रहने। मतलब आपने पहली जो भाभी थी हमारी वो चली गई, दूसरी जो आई वो टिकी, अभी तक टिकी है। इस दरमियान में मैंने किसी से फंसा लिया। दरमियान में, यानी ये शादी के बाद आपका कोई नया वाक़या? वो कर लिया। वो काम बहुत करती थी यहाँ। अच्छा। टेबल पे फैमिली आसरा लेने आई थी, फैमिली गरीब थे, बिल्कुल मिस्किन थे। आपने सहारा बनने की एक वो... तो मैंने कहा कि ठीक है चले। थोड़ा टाइम बिल्किस नाराज़ भी रही, लेकिन अल्लाह के फजल से समझ गई। अब वो काम करते करते मेरे 6 करोड़ रुपए उठा के चले गए। अच्छा, वो 6 करोड़ रुपए लेके चले गए आपके? मेरे पास लावारिस आते हैं नहीं, वो फिर इसी मकसद के तहत आपके करीब आई होंगी कि आपसे? बस अल्लाह बेहतर जाने, इसका अमाल इसके साथ। मैं बदला लेने वाला बंदा नहीं हूँ। अल्लाह मुझे ब्रेक नहीं मारता, मैं बदला क्यों? तो ये 6 करोड़ रुपए आपने उनको थोड़े थोड़े करके दिए या इकट्ठे दे दिए थे? ऐसा मेरे कबाड़ से ही निकाल कर चले दी। अच्छा अच्छा अच्छा। पूरे की पूरी रकम। फिर रोज हिसाब में से 1 लाख निकालती थी। ये तो मेरे ख्याल में एक हेलीकॉप्टर आया था इतने का। तो चल दें, 2 हेलीकॉप्टर भी मुफ्त में मिल गया नहीं मुझे। अच्छा। हेलीकॉप्टर आपको किसने दिया? लेकिन अल्लाह ने, ये असल है अमेरिका का, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट को गिफ्ट मिला था। तो उनमें शराइत थी कि एक हेलीकॉप्टर एजी को दे दें, क्योंकि मैं शराइतें पूरी नहीं कर सकता, कागजों का पेट नहीं भर सकता। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को कहा कि आप इनको, तो ये पाकिस्तान गवर्नमेंट का दिया हुआ है और आज दिन तक चलता है। ऑयल फ्री है, मिट्टी के तेल का है, ये हमारे लिए फ्री है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये आपके पास एक हेलीकॉप्टर भी आपके पास है? और 3 जहाज है। 3-4 हैं। वो कहाँ रखे हैं आपने? ये एयरपोर्ट पे हमें जगह दी गई है बाकायदा। कभी कभी फटे हो जाते हैं
आपसे किसी ने मांगे भी होंगे मेरे ख्याल में कभी पर्सनल यूज़ के लिए हेलीकॉप्टर्स? मैं अक्सर देखता हूँ। नहीं, हम किराए पे देते हैं, देते हैं ना? बाकी इमरजेंसी में इसका किराया कितना होता है अगर मुझे यहाँ से ये लाहौर जाना हो आपके नहीं, हेलीकॉप्टर? मुझे याद नहीं, ये वहाँ ही करते हैं। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ कि आप बहुत सारे ऐसे, आप खुद माशाल्लाह सरपरस्त आला वाला काम कर रहे हैं, इतने सारे बच्चे हैं जिनकी आप हिफाजत कर रहे हैं, आपके होम्स में, ईदी होम्स में बहुत सारे लोग परवरिश पा रहे हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, हर तरह के लोग हैं, माँ बाप भी हैं जो औलादें अपने पेरेंट्स को छोड़ के चली गई हैं, और कुछ ऐसे भी केसेस आ जाते हैं जो मेरे ख्याल में मेंटली बेहतर नहीं होते, ख़राब होते हैं, ठीक नहीं होते वो कुछ। मोहब्बत का किस्सा लेकर आ जाते हैं, शादियाँ करा देते हैं। हाँ, शादियों के भी बहुत सारे आपने, मेरे ख्याल में शादियों का भी आपने एक हमारे यहाँ दाखिल है, बच्ची हैं, बड़ी हो गई हैं तो शादियाँ तो करनी है, लेकिन ढूंढने में थोड़ी तकलीफ होती है। ये मेरी वाइफ डीलिंग करती है, सारा चेकअप करके इसके बाद शादी करती है। इस पिछले इतवार को एक शादी की बच्ची की। आप तो 1 बाय 1, मतलब जैसे इज्तिमाई शादियाँ भी बीच में एक इदारा था जो कर रहा था। मैंने हिंदुओं की इज्तिमाई शादी की थी, अच्छा, 8 हिंदुओं की वो शादी किस हो तरह रही थी। किया? सबको मंदिर में जमा करके आपने घंटी नहीं, बजवा दी? मुझे बुलाया था शादी में, अच्छा। तो मैं बाकायदा किया था, सबको मुबारकबादी दी, 10,000 रुपये भी दिए। अच्छा, मैं तो पंडित, मैं इंसानियत को मजहब समझता हूँ, और जिस मजहब में इंसानियत नहीं है वो मजहब ही नहीं है। तो हिंदुओं में तो बड़ा एक अच्छा, मतलब बड़ा, हम तो टीवी पे देखते हैं, चूँकि इत्तेफाक तो हुआ नहीं जाके करीब से देखने का, तो जो शादी का मैं तो माहौल सा कल पैदा ही हो जाता है। आप तो, भगवान दास के बेटे की शादी में मैं कल ही था, हाँ, जज भगवान दास जज था, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, उसके बेटे की कल शादी थी। अच्छा, वो आके मेरे पास 2 घंटे बैठा था, बातें कर रहे थे, बातें कर, अब वो दोस्ती कर ली। दोस्ती में ये कि मुझे कार्ड भेज दिया, तो मैं भी शादी में चले गया। कोई ऐसा जज नहीं था जो मुझसे बात ना करा, इतनी प्यार मोहब्बत इंसानी नाते कि बस ये- आपसे तो जाहिर सी बात है, मेरे ख्याल में वो कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो आपसे प्यार ना करता हो, और आपसे तो आपको देख के ही एक अंदर ऐसी फीलिंग पैदा हो जाती है। वो गरीब तो मुझसे से ज़्यादा प्यार करता है। बिल्कुल, गरीब नहीं, आप सर, आप तो ये सोच रहे हैं गरीब तो करता है, लेकिन आपसे हर तबके का आदमी मेरे ख्याल में आपसे बहुत प्यार चीज़, करता होगा, और हर जो नहीं मजहब करता का होगा, बंदा। हर मजहब का आदमी, और इंसानियत का नाता है आपका, हर एक से कोई मजहब का नाता नहीं है आपका, तो हर एक से इंसानियत का एक खुलूस और जज्बा और प्यार रहा है। तो एक चीज़ आपने, चलें अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ चीज़ें हमने आपसे पूछी, आपने बताई, और कपड़े आप इसी तरह के अपने रूटीन में पहन के रखते हैं? हाँ, मैं एक ही रोटी, ये बादशाह खान से मैंने सीखा है। मुझे बादशाह खान अवार्ड भी मिला है, ये कपड़े भी गिफ्ट में मिले सही। मलेशिया, तो मैं मलेशिया में सब पहनता रहता हूँ। सादा भी है, ठीक भी है, तो चलता है। एक आखिरी बात हम आपसे करना चाहेंगे, वो है आपके पेरेंट्स के हवाले से। ये बताएं कि माँ बाप में से सबसे ज़्यादा याद किसकी आती है आपको? माँ बाप, सबसे ज़्यादा याद कौन आता है आपको दोनों में से? इनको मैं आता हूँ। उनको आप आते हैं? सबसे ज़्यादा अटैच किसके साथ थे? अपने अबू के साथ अटैच वो थे? तो वो मर चुके हैं, अब तो कोई भी नहीं है, लेकिन मुझसे ज़्यादा थे, आपसे? मुझसे ज़्यादा प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे। और आप अपनी वालदा से ज़्यादा अटैच थे या अपने अब्बू से ज़्यादा अटैच थे? नहीं, दोनों से, वालदा हो, दोनों से बहुत ज़्यादा। इनके पास जो पैसा था वो भी मुझे दे गए थे। मैंने अपने भाइयों को पूछा तो बोले हमें ऐसा नहीं चाहिए, आपकी लाइफ अजीब है, आप ही रख लें। ठीक है, याद तो जाहिर सी बात है, कोई ऐसी बात जो आपको बहुत ज़्यादा याद आती हो अपने फादर की, जो उन्होंने कही हो कि ये थी ज़िंदगी में कभी नहीं, ऐसा? मुझसे ज़्यादा प्यार करते थे, और सबक भी प्यार का ही देते थे। प्यार करना हमेशा दुनिया में। हमेशा हर इंसान से, और आपका खास प्यार रखना। अच्छा, प्यार है, ये ज़िंदगी की कामयाबी है। ठीक है, चलें अब चौथी शादी का प्लान आपका कब का है? कोई नहीं, है अब तो दिमाग? शादी बूढ़ा हो गया, बूढ़े तो इदी साहब, तो वो तो ये तो नहीं, अब तो शादी है, इंसानियत तो शादी के काबिल ही नहीं हूँ, तो शादी करके करूँगा क्या? लड़कियां तो बहुत आती हैं। अभी एक थोड़े दिन पहले एक बंगाली लड़की आई थी, औरत, वो कह रही थी मैं आपको अपनी बेटी दे देती हूँ, अच्छा। 18 साल की है, पालने के लिए? तुम्हारी बीवी तुम अच्छा, रखो जो। हाँ, आपकी क्या इस बारे में? मैंने मना किया, मैंने कहा तुम ऐसे छोड़ जाओ, मेरी बेटी रहेगी। सही। जी, अब भाभी का यानी रोब ज़्यादा हो गया आप पे, मैं समझा, वरना पहले आप रियायत नहीं करते थे इस मामले में।
अब ज़रा सा आप सोचने लग गए कि नहीं अब खतरात लाक हो गए हैं। चले हमारे प्रोग्राम का चूँकि बीबी का भी खतरा है और ओरिजिनल बीबी उसी उसका भी खतरे की खतरा है। उसी अब खतरे तो की बात कर मेरे रहा ख्याल अब तो चप्पल से मारती। चले जाते जाते चूँकि हमारे पास वक्त बहुत कम है और प्रोग्राम का ड्यूरेशन इतना होता नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात कर सकें। दिल तो नहीं चाह रहा आपको खुदाफिज कहने का। जाते जाते कोई छोटा सा पैगाम हमारे व्यूवर्स जो आपको देख रहे हैं इस कैमरे में कुछ देना चाहें तो कोई अच्छी सी बात बता दें। ऐसा मैं तमाम इंसानों को मैं एक ही पैगाम दूंगा कि सादगी, सच्चाई, मेहनत, वक्त की पाबंदी, इंसान बने, इंसानियत पैदा करें। अब्दुल सतारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने का, अपना कीमती टाइम देने का। तो व्यूवर्स ये थे अब्दुल सत्तार ईदी साहब, आपसे हमने इनकी मुलाकात करवाई। जो कुछ भी बातचीत हमारे दरमियान हुई आप इससे नावाकिफ़ तो नहीं थे, मगर ये कि हमारे लिए एक बहुत एजाज़ की बात थी कि हम इन्हें अपने प्रोग्राम तक लेकर आए और इनसे बातचीत की। तो मिलेंगे आपसे एक नए प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका होस्ट आतिफ राठौर। खुदा हाफिज़।